नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि यूपी टेट में जो है पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चंस होंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हर क्वेश्चंस जो है आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। अगर कोई भी इशू हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस चैनल में आपको यूपी टेट, सी टेट से रिलेटेड जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है। पेपर्स डेली मिलते हैं आपको, और स्टडी जो नोट्स होते हैं, जो वन लाइनर नोट्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सरल भाषा में जो है आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो आप हमारे वीडियोस को जो है जो अपलोडेड वीडियोस हैं, आप जा करके देख सकते हैं अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन थे? ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपी टेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। सी टेट में हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बहुत रेयर से रेयरेस्ट केस में आते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक जो है, आपने जो भी यूपी टेट के लिए कॉपी बनाई है उसमें एक कॉर्नर में आप लिखते जाया करिए। ठीक है, तो देखिए, इसका सही आंसर है स्किनर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। स्किनर ने जो है एक सिद्धांत दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ध्यान रखिएगा, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, ये दिया था स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत एक सामान्य सा है। आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए कि एक बच्चा जो है किसी एक चीज को देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है उद्दीपक सामान्यीकरण, जिसे कहेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है जनरलाइजेशन कहेंगे। ये चीज तब होती है जब बच्चा किसी उद्दीपक के जो है संबंधित हो जाता है, मतलब अनुबंधित हो, किसी उद्दीपक से जुड़ जाता है। जैसे उद्दीपक यहाँ पे है काला वस्तु, है ना। काली वस्तुओं को देख करके, काला कुत्ता हो गया या काली गाय हो गई, काला वस्तु, तो काली चीज को देख करके वो अक्सर डरने लगता है, क्योंकि उद्दीपक उससे अनुबंधित हो चुका है। फिर जो है उससे मिलती जुलती जो परिस्थितियां होती हैं, उससे वो डर का भाव व्यक्त करने लगता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उद्दीपक सामान्यीकरण होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक अनुक्रिया सामान्यीकरण क्या होता है? तो अनुक्रिया सामान्यीकरण तब होता है जब उद्दीपक जो है एक ही रहता है, लेकिन व्यक्ति उसके प्रति जो है अलग अलग प्रकार का व्यवहार या प्रतिक्रिया देता है। तो उद्दीपक एक रहे और प्रतिक्रियाएं बहुत सारी रहें। ठीक है, और यहाँ पे उद्दीपक तो एक ही है और यहाँ पे प्रतिक्रिया, उद्दीपक कई हैं यहाँ पे, लेकिन प्रतिक्रिया एक दे रहा है जहाँ पे डर है। ठीक है, बात यहाँ समझ गए? तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे सी टेट में, यूपी टेट में जरूर से जरूर पूछेगा और सी टेट में भी पूछेगा। तो दोनों जगह ये क्वेश्चन वैलिड है। सीखना जो है एक तरह के व्यवहार का क्या है? तो सीखना, जब आप लर्न करते हैं, लर्निंग क्या होता है भाई? लर्निंग क्या बचाव है? नहीं। विस्तार है? नहीं। ये जो है संशोधन है। जब आप कोई चीज सीखते हो तो जो भी आपने पहले पहले सीख रखा है उसी में तो संशोधन करते हो। तो सीखना जो होता है, ये एक जो है संशोधन कह लीजिए या फिर स्थायी परिवर्तन कह लीजिए। ठीक है, आपके सीखने में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है लर्निंग। ठीक है, तो यहां पे बात समझ गए। नेक्स्ट, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। अब संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर मिले तो आप इसका जो है नोट्स बना लीजिए। तो पहले का जो आंसर है संकल्पनात्मक परामर्श का, ये है थॉर्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो देखिए, जब क्लासरूम में बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का होता है? कक्षा, क्लास का जो सामाजिक वातावरण होता है, या फिर उसका आर्थिक वातावरण होता है, या फिर कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, या फिर कक्षा का अनुशासन होता है? तो पांचवें का देखिए सही आंसर क्या होगा। सही से देखिए आंसर।
तो इसका सही आंसर है, जो सबसे ज़्यादा जो है व्यवहार पड़ता है वो कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किस तरीके का क्लासरूम में व्यवहार अपनाया जाता है ना? किस तरीके से बच्चे का शारीरिक, मानसिक जो है मतलब ग्रोथ कराई जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे का मानसिक शोषण होता हो, वहाँ पे सामाजिक शोषण हो रहा हो, सामाजिक बहिष्कार जैसा हालत हो, तो यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक जब शब्द की बात करें तो हर चीज़ की बात होगी, ठीक है? उसके भावनात्मक पहलू की बात होगी, उसके नैतिक पहलू की बात होगी, उसके सामाजिक पहलू की बात होगी, हर चीज़ की बात होगी। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बहुत सारे ऑप्शन ए लगा रहे होंगे, जबकि ए आंसर गलत होगा, ठीक है? विकास उत्पाद है। विकास किस चीज़ का उत्पाद है भाई? देखिए, तो विकास जो होता है वो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम और परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, ठीक है? अधिगम का मतलब है लर्निंग। तो जो विकास जो होता है, जब आप डेवलपमेंट होता है तो वो लर्निंग और मैच्योरिटी, जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते हैं, इसी का तो उत्पाद होता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। कई बार आपको इसकी जगह आंसर होगा विकास जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन जो है विकास होता है, ये होता है हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का जो है उत्पाद होता है। तो ये दो ऑप्शन आपको अक्सर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन मिले आपको यही आंसर लगाना है। 7वां क्वेश्चन है, संख्याओं को उल्टा लिखने की समस्या को क्या कहा जाता है? अब देखिए, अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिगम विकार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अधिगम विकार से संबंधित जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनमें से कोई आंसर देखना होगा। तो देखिए, यहाँ पे बच्चा संख्याओं को उल्टा लिख रहा है, बी को ये लिख देगा, या डी को लिखना होगा तो बी लिख देगा, है ना? अक्सर आपने देखा होगा बी को उल्टा बी लिखते हुए, आप देखा होगा डब्लू को एम समझ लेगा, है ना? इस तरीके से हम समझ रहे हैं। तो ये जो विकार होता है ये एक डिस्ग्राफिया कहलाता है, और ये विकार कोई जो है हमेशा के लिए नहीं रहता, है ना? ये विकार टेम्परेरी रहता है। कुछ समय के बाद जब बच्चा धीरे धीरे मेच्योर होता है, उसका लर्निंग स्किल्स बढ़ती है ना? जब वो सीखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ें हम गलत लिख रहे हैं। तो कई बार बच्चे जो है 4-4 साल, 5-5 साल की उम्र में भी जो है शब्दों को उल्टा लिखते हैं। तो जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होंगे, है ना? उनकी अधिगम क्षमताएं बढ़ेंगी, तो वैसे वैसे वो ठीक हो जाएंगे। तो डिस्ग्राफिया जो होता है ये, इसे कहेंगे हम लेखन विकार। डिसलेक्सिया जो होता है ये एक पठन विकार होता है, यहाँ पे बच्चा शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाता है। कैलकुलिया जो होता है ये होता है गणित संबंधी विकार। यहाँ पे कैलकुलेशन से संबंधित बच्चे को दिक्कत होती है। 2+2 कितना होता है, 5+3 कितना होता है, 3+3 कितना होता है, 6+, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, गणितीय जो है अवधारणाओं को समझने में दिक्कत होती है। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये जो है डिवीजन का साइन है, इस तरीके से साइन सिग्नल्स को जो है समझने में दिक्कत होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आपको यूपी टेट, सी टेट में दोनों जगह पूछे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी? तो ये मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स। आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही होगा। इसका नोट्स के रूप में आप इसको लिख लीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक विकास की दर जो है निर्भर करती है किस पर? तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो किस पर निर्भर करती है? तो पूर्ण रूप से उसके वंशानुक्रम की संरचना पर। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। देखिए, मैंने आपसे बार बार एक ही बात कही है, विकास जो होता है वो हेरेडिटी, मतलब आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, माता पिता से जो मिलने वाले गुण होते हैं उसी को कहते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी और इन्वायरमेंट, जो आप पोषण देते हैं बाहर से, चाहे वो समाज में कैसे आप रहते हैं, आप उसको खान पान कैसे देते हैं, उसके साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, ये सारा पोषण में आता है। इन दो से निर्धारित होता है। तो हमें यही दो ढूंढने हैं आंसर। तो प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है, प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त होती है, वंशानुक्रम वातावरण के अनिश्चित प्रभाव पर। तो देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर होगा, एक बार सोच के देखिए आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। शारीरिक विकास की जो दर होती है वो वंशानुक्रम संरचना पर, और फिर उसके बाद जो है पर्यावरणीय प्रभाव, क्योंकि वंशानुक्रम की संरचना जो है माता पिता से गुण जो मिलेंगे, शारीरिक जो है रूप स्वरूप मिलेगा, और फिर उसके बाद बाहर से जो है आप क्या उसको जो है मतलब पर्यावरणीय जो है क्या जो है सोर्स देना चाहते हैं, इससे निर्धारित होती है, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? अब
स्कूल के द्वारा बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो किस कारक द्वारा सबसे अधिक निर्भर होता है? तो देखिए, सामुदायिक भावना का विकास। आंसर हो गया ऑप्शन 10th का ए, 10वें का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सामुदायिक भावना। देखिए, सामुदायिक भावना, जब एक समाजीकरण की हम बात कर रहे होते हैं तो बच्चा जो है एक क्लास में रहते हुए बहुत सारे बच्चों के साथ तालमेल बिठाता है, उनकी बातें, उनसे बातें करता है, उनसे बातें शेयर करता है, उनकी बातें सुनता है, अपने कुछ बातों को जो है बरतता है, और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रहती है, सांस्कृतिक तालमेल बैठते हैं, तो इससे जो है सामुदायिक भावना का विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टेट का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भ्रूण काल होता है कितने समय का? जब भ्रूण विकसित होता है ना पेट में, ठीक है, बच्चा गर्भ में जब बच्चा ठहरता है, तो ये भ्रूण काल का जो ड्यूरेशन होता है, वैसे तो जो पूरा जो टाइम पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है, ठीक है, लेकिन जो भ्रूण काल की यहाँ पे बात करिए, एम्ब्रियो पीरियड जिसे कहते हैं, ये होता है कब का होता है? तो ये होता है आमतौर पे 8 सप्ताह तक का। तो 2 से 8 सप्ताह आपको आंसर लगाना है, ठीक है, 3 से 8 नहीं लगाना, 2 से 8 लगाना है। तो इसे कहते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक, ठीक है, पीरियड इसे कहेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड इसे कहेंगे, ठीक है। और 9 सप्ताह से जो है जो 9 सप्ताह मतलब 8 सप्ताह तो पूरे हो गए, ये भ्रूण काल होगा, और 9वें सप्ताह से जो 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 टाइम पीरियड होता है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं फेटल स्टेज, फेटल स्टेज, फेटल स्टेज जिसे कहते हैं गर्भस्थ शिशु अवस्था। बात यहां समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो विद्यालय, जब स्कूल से में आने से पहले बच्चों के जो खेल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो ये खेल होते हैं आत्म केंद्रित, जिसे कहते हैं ईगो सेंट्रिक, जहां पे बच्चा अपने लिए सोचता है, अपने आप को ज़्यादा जो है केंद्र में रखता है, उसके खिलौने कोई छुए ना, देखे ना, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, इस तरीके का। फिर वस्तु केंद्रित होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सही आंसर होंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है जिसे कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, तो ये मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। और मल्टी फैक्टर थ्योरी के तहत इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि को 3 परस्पर क्षमताओं के रूप में इन्होंने डिफाइन किया था। अब बुद्धि को 3 परस्पर क्षमताएं क्या हैं? तो वो क्षमता का नाम है, पहली जो है जिसे कहा था इन्होंने अमूर्त बुद्धि, दूसरी कहा था मूर्त बुद्धि, और तीसरी कहा था सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक, मूर्त और अमूर्त। सामाजिक बुद्धि का काम क्या है? जब हम समाज में लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हम उनके साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, ये उस पर कार्य करती है। मूर्त बुद्धि जो होता है, जब हम चीज़ों को जो है स्पर्श करके, छू करके, अपनी जो है एक्शंस के माध्यम से करते हैं, वो अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त में क्या होता है? अमूर्त में होता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के बारे में, आप मौखिक चीज़ों को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इस पर टिका हुआ है, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा। बुद्धि का, जैसे हम यहाँ पे मल्टी फैक्टर की बात कर रहे थे, थॉर्नडाइक ने जो दिया था, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बुद्धि का एक यूनिफैक्टर थ्योरी द्वारा किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए, एक फैक्टर, बुद्धि को थॉर्नडाइक ने 3 फैक्टर के रूप में डिफाइन किया, इस व्यक्ति ने बुद्धि को एक फैक्टर के रूप में डिफाइन किया था। तो ये है साइमन बिने परीक्षण द्वारा, मतलब इन्हीं का, साइमन बिने इनके द्वारा जो है इनका नाम है। अब ध्यान रखिएगा कि जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, आज के समय में अगर हम बात करें तो इसको कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि बुद्धि कोई एक कारक नहीं है, बुद्धि कई फैक्टर्स का नाम है। भाई इन्होंने कहा जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ एक ही है ना। ऐसा नहीं है कि सबको इन्होंने एक रूप में बता दिया भाई कुछ लोग इतने क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिक बजाने वाले होते हैं,
है ना, लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, शायर व शायरी, वो सब कह रहे हैं कि सामान्य बुद्धि है, कोई भी जो है जैसा बुद्धि वाला आदमी कर सकता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। बात यहाँ समझ गए। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आज के समय में कौन सी इसमें थ्योरी प्रासंगिक नहीं मानी गई है, तो यहाँ आपको आंसर देना है यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत, जो कि दिया गया था बिने के द्वारा। ठीक है, साइमन बिने, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने थ्योरी इजाद की थी। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संज्ञानात्मक विकास जो है नकल पर आधारित ना होकर के खोज पर आधारित हो? तो भैया ये मनोवैज्ञानिक है पियाजे, जिन्होंने कहा कि खोज क्रियाओं, पर्यावरणीय खोज क्रियाओं के द्वारा बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे का सीखता है। तो यहाँ पे खोज क्रिया, एक्टिविटी लर्निंग द्वारा जो है बच्चा जो है संज्ञानात्मक का विकास होता है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, और बाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो, बाइगोस्की का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी है तीनों की, आपके एग्जाम में 101% आपसे पूछेगा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो स्किनर की दी गई है। ठीक है, इतना ही बातें आपको याद होनी चाहिए। मैं हर एक बात पे ध्यान रखता हूँ कि आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी मैं थ्योरीज तो आपको दे रहा हूँ। आपको कोहलबर्ग और बाइगोस्की और पियाजे, ये तीनों थ्योरी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और मेरी बात यकीन करिए कि आपको ये थ्योरी ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया है। मैं उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो, जिनको लगता है कि वो पास नहीं हो पाते हैं, बड़ी मुश्किल है, दिक्कत होती है कैसे, तो मैं सरल भाषा, मैंने जितने भी पेपर्स होते हैं अब तक कराए गए हैं, उन सब में पियाजे से संबंध में जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे, उन सब के ऑप्शंस को भी रखा है, ताकि आप देख समझ पाएं कि उन ऑप्शंस में क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचान, उनके विभेदीकरण करने और वर्गीकरण की क्षमता विकसित होती है? देखिए ये जुड़ा हुआ है क्वेश्चन पियाजे से। तो यहाँ पे वस्तुओं को पहचान कर उनके विभेद करना और उनको वर्गीकरण करना, वर्गीकरण मतलब चीज़ों को जो है छोटे छोटे भागों में तोड़ देना की क्षमता विकसित हो जाए। तो ये क्षमता देखने को मिलेगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, अब यही क्वेश्चन आपसे पलट जाएगा कि किस में विभेदीकरण और वर्गीकरण की क्षमता विकसित नहीं होती, तो पूर्व संक्रियात्मक आंसर लगा देंगे, है ना, नहीं तो फिर आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को क्लासिफिकेशन जैसी जो है गुण देखने को मिलता है। वर्गीकरण मतलब छोटा बड़ा क्रम में लगा देगा, है ना, वो चीज़ों को समझ जाएगा कि कौन सा आकार में बड़ा है या छोटा है ना, चीज़ों को जो है कंपेयर करने लगेगा, विभेद करने लगेगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे मूर्त संक्रिया। तो ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आपको ये बच्चे में गुण देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र गणित में बहुत कमजोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब कोई बच्चा किसी भी चीज़ में कमज़ोर होता है और आपसे पूछा जाए कि टीचर क्या करेगा, तो भाई टीचर जानने का प्रयास करेगा। पहला काम उसका यही होगा, ये जानना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप जब जान जाएंगे तभी तो आप उसको डायग्नोस करोगे, डायग्नोस कर पाओगे, उसको जो है कुछ ट्रीटमेंट दे पाओगे। तो यहाँ पे वही आंसर हमेशा ढूंढना है, और बस यही शब्द आपको दाएं बाएं करते हुए, घुमाते हुए आंसर मिलेगा, जो कि आपको यूपी टेट और सीटेट दोनों जगह पूछेगा। तो यहाँ पे उस छात्र से बात करके पता चल लगाएंगे कि छात्र गणित में उसकी क्या दिक्कत है, उसको फिर दूर करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए। जब हम बच्चे को नई भाषा सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं? वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, कि अक्षर और शब्दों के साहचर्य से जो हमें प्रारंभ किया। आंसर हो गया ऑप्शन जो है सी, यहाँ पे सही है। तो पहले बच्चे को अक्षर बताना सिखाएं। ठीक है, कि का, खा, गा, घा, गंगा क्या, पहले तो चित्र दिखाएंगे भाई, पहले तो चित्र होगा ना, कि का से कबूतर होता है तो कबूतर का चित्र दिखाओगे, तो फिर बोलोगे का। तो धीरे धीरे बच्चा जो है 6 महीने 8 महीने में जो है फिर वो समझने लग जाएगा कि कहाँ से कबूतर होता है। उसके अंदर छुपे हुए भाव को नहीं जानता है कि कबूतर उड़ सकता है, उसके जो है पंख होते हैं, उसके 4 जो पैर होते हैं, इस तरीके की बातें वो नहीं समझेगा, बस केवल कहाँ से कबूतर जानेगा। चित्र देखने के बाद वो अक्षर बनाना सीख जाएगा कि कहाँ से कबूतर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उससे पहले आप डॉट 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 सिखाते हैं ना, स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से सिखाएंगे, फिर बच्चा समझेगा। फिर बे का और धन ला मिलकर के क्या बना, का ल। तो शब्दों के बीच साहचर्य सिखाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है,
किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक जो है किस नियम पर आधारित है? तो जब हम किसी क्रिया को बार बार से दोहराते हैं तो उससे जो संबंध होता है वो सुदृढ़ हो जाता है या मजबूत हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अधिगम बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पाते हैं चीज़ों को। तो ये है अभ्यास का नियम। निरंतर अभ्यास से, कहते हैं ना, ये जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लर्निंग भी अच्छी होती जाएगी, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, यही बात यहाँ पे कही गई। और ये जो तीनों बातें यहाँ पे दी गई हैं, ये तीनों बातें जुड़ी हुई हैं थॉर्नडाइक से। जिस तरीके से थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संदर्भ में 3 क्षमताएं बताई थी, उसी तरीके से एक सीखने के संदर्भ में बताया था कि सीखने के 3 नियम होते हैं। अभ्यास का नियम, जितना ज़्यादा दोहराव करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करो, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ट्रायल एंड एरर क्या है? ट्रायल मतलब जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और फिर गलतियां कर रहे हैं। तो कोशिश करना और गलतियां करना ये भी आपके सीखने का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। उसके बाद प्रभाव का नियम बताया था, जिसमें क्या है, किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के आप अपने सीखने, अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जैसे बाप ने कहा कि मार मार के चटनी बना देंगे, तो आप उसके प्रभाव में आकर के सीखने रखते। या फिर पापा ने कहा कि टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे या कुछ, तो आज याद कर लो, इस तरीके से पढ़ाई। तो किसी चीज़ के प्रभाव में तत्परता क्या होता है कि आप काम में रुचि दिखा रहे हैं, तत्पर, रेडीनेस, हमेशा तैयार रहते हैं सीखने के लिए। तो इन 3 चीज़ों से जो है आंसर होगा। तो यहाँ पे जो भी बातें पूछ लिया आपसे, वही आंसर आपको लगाना है। पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है। तो देखिए, पुरस्कार और दंड जो है वो क्या है, किस चीज़ का प्रकार है? तो यहाँ देखिए, पुरस्कार बाहर से दे रहा है ना, कोई व्यक्ति ही तो देगा, और दंड भी कोई देगा। तो ये जो होता है, ये बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है ना। ये बाहरी मोटिवेशन का उदाहरण है। आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है? जब उसको अंदर से आवाज आएगी, रुचि होगी, आनंद महसूस होगा, आनंद का भाव होगा, इंटरेस्ट जगेगा चीज़ों को स्वयं से, है ना। जैसे कि एक बच्चा स्कूल से घर आते ही नाश्ता पानी करने के बाद सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि पापा रात में मारेगा नहीं, इसलिए करता है, ऐसा करने लगता है क्योंकि उसको ये काम करके मज़ा आता है। उसको मज़ा आता है कि मैं जब कल स्कूल जाऊंगा तो मेरे टीचर जो है मुझे जब मेरी कॉपी देखेंगे, होमवर्क देखेंगे, तो उन्हें अच्छा लगेगा, है ना, वो शाबाशी देंगी। ठीक है, इस चीज़ के तो आंतरिक प्रेरणा से प्रभावित है वो बच्चा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ ये है कि देखिए, जब एक टीचर जब क्लासरूम में होता है तो बच्चों का नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों का जब नाम जानता है और जब वो बच्चों को नाम से बुलाता है तो एक दूसरे के प्रति एक सम्मान का भाव जो है जागता है। ठीक है, एक तब बच्चा सोचता है कि अरे सर ने मेरा नाम बुलाया, मेरा नाम जानते हैं, अरे वाह। थोड़ी बड़ी छोटी मोटी तारीफ कर देने से इन दोनों के बीच में जो संबंध बढ़ता है, वही आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, डर का भाव भी खत्म हो जाता है बच्चे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये कथन किसका है? तो 22वें का जो आंसर है, अनुभव के द्वारा जो है जो व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये गेट्स महोदय का कथन है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। और यूपी टेट वाले इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, याद रखना। ठीक है, सी टेट वालों को इतना ज़रूरी नहीं लग रहा है मुझे। छात्रों को रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सोच, जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रटन तोता वाला होता है ना, कि बहुत, तो हम क्या करेंगे? हम रटने वाले व्यवहार कब आता है? जब हम चीज़ों की व्याख्या करते हैं, व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम एक्टिव बेस्ड लर्निंग कराएंगे भाई। हम अपने शिक्षण तक एक्टिव बेस्ड लर्निंग कराएंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे बच्चे से एक्टिविटी कराएंगे उससे, तो यहाँ पे शिक्षण विधि में हम परिवर्तन लाएंगे। तो यहाँ पे मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन में परिवर्तन नहीं, परीक्षा विधि में परिवर्तन नहीं, छात्रों में रुचि परिवर्तन करेंगे नहीं, शिक्षण विधि जो भी आप जैसा पढ़ाते थे उस तकनीक को, उस मेथड को बदलने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे एक्टिव बेस्ड लर्निंग कराने का, जहाँ पे हम एक्टिविटी के माध्यम से कुछ जो है कोशिश करेंगे कि बच्चा सीखे। ठीक है, वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी जो है इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है? तो देखिए, वृद्धि की किस अवस्था में बच्चा संवेदी, सेंसरी मोटर स्किल्स के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है? तो
तो ये जो क्वेश्चन है ये जुड़ा है पियाजे से। पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 4 चरण दिए थे। तो 4 चरण में जो पहला चरण था जिसे कहते हैं जो है पहला जो चरण था जिसे कहते हैं संवेदी गामक चरण, ठीक है। ये उसी चरण की बात हो रही कि संवेदी, इस चरण में क्या होता है, पहले जो चरण में होता है बच्चा जो है शैशवां अवस्था में होता है। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष की मानी जाती है, ठीक है। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा सेंसोरी स्किल्स के द्वारा, मतलब उंगली चूस करके, रो करके, मुट्ठी बंद करके, हंस करके, पैर पटक करके अपने एक्सप्रेशंस को जो है बाहर जो है दिखाता है, ठीक है। और जिसको हम देख करके हम समझते हैं कि बच्चा बहुत खुश हो रहा है। आपकी आवाज़ सुनेगा खूब हंसेगा। आप ता ऐसे नहीं, बच्चे माँ बाप करते हैं, अरे ऊ आई 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 ऐसे करते हैं ना। तो ये सब उससे एक्सप्रेशंस जो है बच्चा जो है फील करता है कि भाई इसमें इस एक्शन से जो है हमें रोना है कि इस एक्शन से हंसना है ना। भूख लगने पे क्या है, जरा सा बच्चे को डांट दो भग तो रोने लगता है। तो ये सारी चीज़ होती है। तो ये शैशवावस्था की अवस्था है, ठीक है। अधिगम एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है एक जटिल प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। लर्निंग बहुत कठिन चीज़ है, ऐसा नहीं है, बहुत सरल नहीं है। लर्निंग एक जटिल प्रक्रिया है ना। कई बार जो है चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तो एक जटिल प्रक्रिया का नाम है। ये आधुनिक प्रक्रिया ये नहीं भाई। लर्निंग तो शुरुआत से चली आ रही है, ऐसा थोड़ी ना है लर्निंग कभी बंद हो सकती है। तो कोई आधुनिक प्रक्रिया है, नई तकनीक आई है, इससे पहले लोग लर्निंग नहीं करते थे, नहीं। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अनुकूलन प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आंसर ए सी डी होगा ना, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक जो है पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो देखिए बच्चा जो है पहले, देखिए ये स्किल्स जुड़ी हुई है मोटर स्किल्स से, जिसे 2 तरीके को, एक फाइन मोटर स्किल्स और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स, GROSS, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, बच्चा जब शुरुआत में होता है तो छोटी मसल्स का प्रयोग करता है, ठीक है। बट और ग्रॉस मोटर स्किल्स में बड़ी मसल्स का प्रयोग। तो पहले क्या होता है, बच्चा पूरे हाथ को पटकता है क्योंकि उसकी छोटी मसल्स फाइन मोटर स्किल्स पे कंट्रोल नहीं होता है। उंगलियों पे उससे कहो उंगलियां हिलाओ तो नहीं हिला पाएगा। वो हाथ पकड़ लोगे तो पूरा हाथ हिला सकता है, पकड़ सकता है, घुमा सकता है, या पैर पटकेगा। तो पहले पूरे हाथ या पैर या पूरे शरीर को घुमाने का प्रयास करेगा, फिर धीरे धीरे छोटी फाइन मोटर स्किल्स पे कंट्रोल पानेगा, फिर जो है दोनों में तालमेल बिठाएगा, फिर कोऑर्डिनेट, फिर एक साथ जो है इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेगा। तो ये सिद्धांत कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन यहाँ पे एकीकरण, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। कृतिका जो है एक बच्ची है जो अक्सर घर में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है, घर में नहीं बात करती, लेकिन विद्यालय में वो बहुत ज़्यादा बात करती है। ये क्या है? तो देखिए ऐसा बच्चा जो घर पे बात नहीं करता लेकिन विद्यालय में बात करता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है उसके जो है सामाजिक परिवेश में दिक्कत है। भाई यही तो है, स्कूल का जो सामाजिक परिवेश है उसको खुल के बोलने, उसको खुल के हंसने, उसको खुल के एक्सप्रेशन देने की आज़ादी देता है। लेकिन वही बच्चा जब घर में होता है तो उसको खुल के बोलने और हंसने की आज़ादी रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा देखिए, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, और इसके तहत इन्होंने 3 चरण दिए थे, और प्रत्येक चरण के हर चरण के 2 स्तर भी थे, है ना। तो जो पहला चरण था जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर था कन्वेंशनल लेवल, और था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 चरण थे और प्रत्येक चरण के 2 जो है स्तर थे। अब यहाँ पे जो बोल रहा है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल को कहते हैं पूर्व पारंपरिक चरण, ठीक है, और पारंपरिक चरण को कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, उत्तर पारंपरिक को पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो अपारंपरिक चरण जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
मैंने इससे पहले आपको ये थ्योरी बाकायदा अच्छे तरीके से करा है। जिन लोगों ने ये थ्योरी मेरी करी होगी उन सभी लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इनफैक्ट मैंने हार्ड और सिंपल, मॉडरेट सब तरीके के क्वेश्चन दिए। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारा जो है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कोहलबर्ग ने जो है नैतिकता जो है माना था कि बच्चे को बाहर से मिलती है, नैतिकता बाहर से दी जाती है, वो किस चरण में होती है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, नैतिकता का जो ज्ञान होता है वो बाहर से दिया जाता है, वो किस चरण में होता है? ऑप्शन यहाँ पे आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट जरूर करना। ठीक है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, किस चीज की व्याख्या करता है? तो लेव वाइगोस्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था कि भैया बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो मतलब बौद्धिक विकास होता है बच्चे का जो, वो होता है समाज और संस्कृति के परस्पर जो है अंतःक्रिया से, परस्पर सहयोग से। जब इन दोनों के साथ तालमेल बिठाएगा तब उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को जो है मुख्य रूप से व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वो बोलता है कि मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़िया नहीं खेलते। ये किस चीज को दर्शाता है? तो ये पक्षपात को नहीं दर्शाता, ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। जहां पे ये बात पता होती है कि लड़का क्या करेगा और लड़की क्या करेगा, है ना, इस भाव से जब काम होता है तो यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता होता है कि लड़कियां भाई खाना बनाएंगी और लड़के जो है घर के बाहरी काम करेंगे, बाहर के काम करेंगे। ठीक है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी है उसका सही जवाब होगा। तो कुछ इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।